बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले पुरुषोत्तम जी आपका इंडिया न्यूज़ मंच के लिए वक्त निकालने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तमाम लोग आपको सुनने के लिए उत्सुक हैं। मैं शुरुआत आप ही की बात से करूंगी और चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भरता की बात करते हैं और वो हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं, ये अपील करते हैं कि सिर्फ जॉब सीकर्स नहीं बनिए, जॉब क्रिएटर्स बनिए। और हम सब जानते हैं, मुझे बहुत खुशी है कि गाँवों की बात होगी इस सेशन में। और महात्मा गांधी से लेकर तमाम जो विचारक हैं वो कहते रहे हैं कि विकास की धारा हिंदुस्तान में गांव से ही निकल कर जाती है। गांव खुशहाल होंगे तो शहर भी खुशहाल होंगे। और इसीलिए कहा जाता है अक्सर कि विकास शहरों से शुरू होता है, लेकिन जिस मंत्रालय को आप संभालते हैं, पशुपालन, मत्स्य पालन, गाँव से स्वरोजगार की शुरुआत हो और शहर तक वो विकास पहुँचे। इस मकसद को पूरा करने के लिए, गाँव को खुशहाल बनाने के लिए किस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, किस लक्ष्य के साथ अब तक आप आगे बढ़े हैं और आगे क्या योजना रहेगी? शुरुआत इसी से। नमस्ते। मैं न्यूज़ इंडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इस बहुत ही अहम इश्यू के बारे में भारत सरकार का पक्ष रखने का मुझे अवसर दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 14 में जब शपथ ली थी पहली बार मोदी जी ने, तब उन्होंने एक बात अपने पहली मीटिंग में बताया था कि मेरी सरकार गांव, गरीब और किसानों को समर्पित रहेगी। और वहाँ से लेकर आज तक की आप यात्रा इनकी देखोगे तो स्वयं स्पष्ट भी दिखेगा और कुछ बिंदु भी मैं आपके सामने एलोबरेट करके रखना चाहूँगा। जब इस अगले सेशन में मैं सुन रहा था तो कोविड के बारे में बड़ा जिक्र चल रहा था और वैक्सीनेशन वगैरह, मगर उसी के ही कालखंड में एक आत्मनिर्भर भारत का एक पैकेज हमारे प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ रुपए का जो घोषित किया था। उस 1 लाख करोड़ की तो डिबेट बहुत होती है, मगर इसका दूसरा पार्ट जो था उसमें एक अहम शर्त ये है कि एक तो ये पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी पे खर्च होगा। वो आत्मनिर्भर भारत पैकेज का जो 1 लाख करोड़ रुपए का बजट है उसमें प्रावधान ये है कि ये पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी पे खर्च होगा। दूसरा, उसका डेस्टिनेशन गांव होगा। ये पहली बार इस प्रकार की घोषणा हुई है और पैसे का आवंटन होना और उसके लिए जगह भी निश्चित कर देना। वरना अभी तक डेवलपमेंट के लिए ही बजट बनते हैं, किसी भी सरकार का हो, उसमें मैं कोई भी क्रिटिसाइज करने को नहीं चाहता हूं, मगर ये पैसों को लक्षित करके गाँव की ओर भेजने का जो प्रयास प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर पैकेज के माध्यम से करा। और दूसरा, मेरा जो विभाग है वो भी एक प्रकार से एग्रीकल्चर का ही एलाइड सेक्टर माना जा सकता है। एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज, ये दोनों भी, डेयरी और सब एग्रीकल्चर का ही पार्ट है एक प्रकार से। अभी नया फोकस उस पर डालने के लिए प्रधानमंत्री जी ने दिया। तो हमारा भी इंफ्रास्ट्रक्चर बजट जो है वो भी इसी प्रकार गाँवों के किसानों को मदद रूप करने के लिए ही है। और उनमें भी हम अलग अलग फिश में और एनिमल हस्बेंड्री में और डेयरी में फंड भी एलोकेट किए हुए हैं और बजट भी बनाया हुआ है और योजनाएं भी हैं। मगर ये भी गाँवों को सेंट्रिक करते हुए योजनाएं बनाई गई हैं। और इसी अभी तक हमारे इन प्रयासों की वजह से रूरल इकोनॉमी का एक मैं उदाहरण भी आपको देना चाहूँगा, जो आप सबको जानने से थोड़ा ठीक भी रहेगा कि डेयरी डिपार्टमेंट जो है और अमूल का जो मॉडल है जी, जिसकी चर्चा कोऑपरेटिव सेक्टर को लेकर, मिल्क को लेकर हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के सामने भी हम अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया करके कह सकते हैं। मगर ये गुजरात से रिलेटेड है और मैं गुजरात से जुड़ा हूँ तो मैं ज़रूर इसका जिक्र करना चाहता हूँ कि अमूल के अकेले के प्रयास से, इस मॉडल के प्रयास से 125 करोड़ रुपया पर दिन ग्रामीण इकोनॉमी में पंप होता है हर डे, और हर गांव के ही इनके सारे पैसे जाते हैं। तो ये मॉडल है और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का जो फंड है
जो हमारे डेयरी डिपार्टमेंट से भी जा रहा है, एनिमल हस्बेंड्री से भी जा रहा है, वो उसी को मजबूत कराने की श्रृंखला में हम बिल्कुल। आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल मंत्री जी, आपने इंडिया न्यूज़ का अभिवादन किया। इंडिया न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार कि आप ने वक्त निकाला। लेकिन अब ज़रा आगे बढ़ते हुए, मैं कुछ रिसर्च कर रही थी और कई सारे मिशन आपके मंत्रालय की ओर से चलाए जा रहे हैं। पुनर्गठित राष्ट्रीय पशुधन मिशन है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, इस तरह के कई मिशन हैं। लेकिन गाँव में अक्सर क्या होता है कि जागरूकता की कमी होती है। अगर आप स्वरोजगार की बात करते हैं, आप कहते हैं कि खुद अपना उद्यम शुरू करें जो युवा हैं, तो उनमें जागरूकता लाने के लिए क्या प्रयास आप लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं? वैसे विभाग की दृष्टि से अवेयरनेस के कैंपेन चलाना, सेमिनार रखना, और मुझे आपसे शेयर करते हुए आपके दर्शकों के साथ शेयर करने से बड़ी खुशी मिलेगी कि ऐसा सवाल भी कभी कोई मेरे सामने आएगा, वो हमारी जानकारी में नहीं होता है। मगर मैंने खुद ने गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में मैं स्वयं मेरे अफसरों को लेकर वहाँ के राज्य सरकार के अधिकारी, वहाँ के राज्य सरकार के मंत्रीगण, वहाँ के एमपी एमएलए, उन सबके साथ बैठकर उनके सामने हमारी योजनाओं का हम प्रेजेंटेशन करते हैं। और उनमें एंटरप्रेन्योर्स भी रहते हैं, आम पब्लिक भी रहती हैं, और उनको एक सेशन हम उसके क्वेरी के लिए भी रखते थे, तो वो अपने सवाल भी रखते थे। और वहाँ एंटरप्रेन्योर्स को कोई मुश्किल होती है तो वो भी हमारे सामने आती थी और इनके सॉल्यूशन के बारे में भी बताया जाता था। और ये हम पूरे देश में एक कैंपेन अभी चला रहे हैं कि इनसे वहाँ के लोगों को सेंसिटाइज किया जाए और इन योजनाओं को जोड़ दिया जाए। क्योंकि ये एनिमल हस्बेंड्री में ये वैक्सीनेशन की बात से शुरू होता है, तो मुझे कुछ कुछ हिंट मिलती है। ये इस पर डिबेट हो रही थी कि ये वैक्सीनेशन कम है या वगैरह, उस पर मुझे नहीं कुछ कहना है। मगर जब प्रधानमंत्री जी ने ये कोविड के वैक्सीन भारतवासियों को भारत सरकार मुफ्त में उपलब्ध कराएगी, ये घोषणा जब हुई थी, उसका बहुत बड़ा स्वागत हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। और तो उससे बहुत ऐसे बड़ी इसके मदद संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि इससे 1 साल पहले ये घोषणा से एक ऐलान करके रखा है, और उनके लिए भारत सरकार की ओर से सारा खर्चा राज्य सरकारों को प्रोवाइड करते हुए, वैक्सीन भी प्रोवाइड करते हुए, सारे मवेशियों को वैक्सीनेट करने का ऐलान 1 साल पहले हो गया है जी। और उसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। और टेक्नोलॉजी को अब पशुपालक के घर तक पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा ड्राइव लिया जा रहा है। ठीक है, ये तमाम उपलब्धियां आप गिनवा रहे हैं और मुझे लगता है कि उपलब्धियों का जिक्र बीच बीच में होते रहना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे मौके आते हैं जब हमें ये एहसास होता है कि किसानी, खेती ही एक ऐसा सेक्टर है जो बड़े बड़े मुसीबतों से देश को बचा सकती है। और मुझे लगता है कि जब कोरोना काल का जिक्र आता है तो उसमें, उस दौर में भी कृषि ही एक ऐसा सेक्टर था जो कि फायदे में भी था और जिसने संबल दिया पूरे देश को। और इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि एक ऐसे दौर में जब हम कोरोना काल से गुजर रहे हैं और अर्थव्यवस्था को फिर से एक बार पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, रोजगारों की बात आप करते हैं और कई दफ़ा कई तरह के सवाल भी होते हैं, लेकिन गाँव में रोजगार इस तरीके से सृजित हों ताकि उनका असर शहरों पर भी पड़े। क्या आपको लगता है कि पिछले कुछ वक्त में, जब से आपने कार्यभार संभाला, तब से इस दिशा में काम हो पाया है? क्योंकि खेती अगर मजबूत रहेगी तो देश मजबूत रहेगा। रोजगार की दिशा में क्या उतना काम हो पाया है? क्योंकि अक्सर सवाल आपसे होता है कि भाई अब चुनाव भी आ रहे हैं, बताइए कि रोजगार कितने दिए हैं। ये बहुत ही एक अच्छा सवाल भी है आपका कि किसान और एग्रीकल्चर को ग्रामीण क्षेत्र में हम किस प्रकार से मदद कर रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट शहरों पे भी आ सकता है। मैं आपको एक योजना का जिक्र करके थोड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा कि हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि एनिमल हस्बेंड्री के जरिए हमने टेक्नोलॉजी को पशुपालक के घर पे पहुंचाने के लिए मोबाइल वेटरनरी यूनिट देने का फैसला मोदी जी ने किया। मैं मानता हूं कि हमारे लिए 108 थी, मगर एनिमल्स के लिए नहीं थी। और पशुओं को क्या दिक्कत होती थी कि बड़े बड़े जो जानवर होते थे उनको यदि पाँव में ही कुछ दिक्कत हो गई
तो उसको वेटरनरी हॉस्पिटल तक भी ले जाना मुश्किल होता है। भारत सरकार के 100% अनुदान से हर राज्य को मोबाइल वेटरनरी यूनिट आप देने का फैसला कर लिया है, और हर राज्य ने जितनी भी दरखास्तें अभी तक हमको भेजी हैं सबको मंजूरी भी दे दी गई है। सो इससे ये फायदा होगा कि मोबाइल वेटरनरी के जरिए अब पशुपालक को अपने पशु की जो ज़रूरत होगी, और सिर्फ दवाइयाँ और बीमारी ही नहीं मगर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराने का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम भारत सरकार की ओर से उसकी नस्ल सुधारने का कर रहे थे, वो भी उनके डोर पर जाके कर सकेंगे। तो उनके कॉल आने से उनको ये सुविधा आप अपने घर पे पहुंचा सकते हैं। 2 राज्यों का मैं जिक्र करना चाहूँगा, तेलंगाना और गुजरात। ये दोनों राज्यों ने अपने हिसाब से अपने राज्य सरकार के बलबूते पे योजना शुरू की थी, और उनकी योजना का अच्छा प्रारूप देखते हुए भारत सरकार ने ये पूरे देश के लिए लागू किया है। तो इससे क्या होता है कि अभी टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन से जैसे पशुपालकों को सहाय मिल रही है, और डेयरी का यदि बिजनेस बढ़ता है तो उसका सीधा इम्पैक्ट शहरों पे आता है। यहाँ इनकी ज़रूरतें भी पूरी होती है, वहाँ इनका प्रोडक्शन होता है, यहाँ आपको पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। और जैसे कि एक विषय बहुत गंभीरता से चलता है कि किस प्रकार का दूध आप खा रहे हैं, तो यदि ये ब्रांडेड दूध जैसे अमूल जैसा होता है, और राज्यों की भी ब्रांडें हैं, पराग है, उत्तर प्रदेश का है, बिहार का भी ऐसे हैं, तो उन सारी ब्रांडों को हम कितना बेहतर बनाएं, और इसको मजबूत करने के लिए हमारे पास स्कीम है कि वहाँ बल्क कूलर भी लगे, वहाँ उनको मशीन भी मिले, उनको टेस्टिंग करने की किट्स भी मिले। लेकिन मंत्री जी, एक ऐसे दौर में हम बातचीत कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि इस पर ज़रा और चर्चा हो, क्योंकि एक तस्वीर हमने देखी कोरोना काल में। इतना महत्वपूर्ण मंत्रालय आप संभाल रहे हैं, सीधा कनेक्शन गाँव से है, गाँव से पलायन की समस्या इतने लंबे वक्त से रही है इस देश में, जिससे सरकारें आई गईं लेकिन उससे निजात नहीं मिल पाई। कोरोना काल में हमने देखा उत्तर प्रदेश, बिहार से जो गांव से पलायन होता है, मजदूर बड़े शहरों में काम करने जाते हैं, वो लौटने लगे अपने गांव की तरफ। स्थिति बहुत भयावह थी। आखिर ऐसा क्या बंदोबस्त किया जाए, ऐसी क्या योजना इस देश में बनाई जाए ताकि गांव में ही लोगों को रोका जाए, और इसके लिए आपका मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी सुविधा गाँव में इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए ताकि उन लोगों को बड़े शहरों का रुख ही ना करना पड़े। ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, कहाँ तक कमी रह जा रही है, और ऐसा कैसे हो पाएगा आपकी योजना के तहत? अब क्यों नहीं हुआ उस पर डिबेट करेंगे तो उस पर तो बहुत लंबा खींच सकते हैं, उसने नहीं किया, इसने नहीं किया। मगर एक निदान जो हमारे सामने आया है, और मैं इस विभाग से जुड़ा हूँ तो इसलिए आपके साथ और आपके दर्शकों को भी मैं शेयर करना चाहूँगा कि ये जो हमारे पशु है, इसमें आज हम दुनिया में दूध उत्पादन में नंबर 1 पे हैं। ये हमारी स्ट्रेंथ है भी, एक प्रकार से है। मगर हमारा एवरेज प्रोडक्शन जो है पर पशु, हमारी जो उत्पादकता है वो बहुत कम है। हमारे गाय 2.5 से 3 लीटर की ही है, और हमारी भैंसें भी 5 लीटर तक की ही है एवरेज, अच्छे नस्ल के पशु है। इससे क्या होता है कि पशुपालक को ये नहीं लग रहा है कि मैं ये गाय 1 रखूंगा, 2 रखूंगा तो क्या होगा, और उससे उनको अपना वायबल बिजनेस जिसको कहते हैं वो उसमें से नहीं निकलता था। इसीलिए अब गायों के और भैंसों की जो दुधारू पशु हैं उनकी ब्रीड इंप्रूवमेंट करके उसको 10 लीटर तक पहुंचाने का प्रयास भारत सरकार की टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस के माध्यम से हम करवा रहे हैं। इसमें पहले ये हो रहा था कि ये यदि ब्रीड सुधार का कार्यक्रम भी हम करें तो 7-8 साल लगते थे, 7-8 पीढ़ी के बाद वो ब्रीड का सुधार हो सकता था। अब वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और मैं अपनी सरल भाषा में आपको बताऊं, आपके दर्शकों के साथ शेयर करूं, तो जो टेस्ट ट्यूब बेबी का जिक्र हम पुरुषों की नस्लों के लिए कर रहे हैं, उसके समस्याओं के लिए कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके एक ही नस्ल में हम उसको दुधारू पशु को 10 लीटर वाला, 2 लीटर वाली गाय के पशुपालक को 10 लीटर वाली गाय वाला बछड़ा दे सकते हैं। और सेक्स सॉर्टेड सीमेंट्स की एक नई टेक्नोलॉजी अभी आ गई है कि अब गाय को बछिया ही आ सकती है, तो वो भी उनकी एक समस्या का समाधान कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन के माध्यम से अब गांव में बैठे युवान को इस पर हम प्रेरित कर सकते हैं कि वो बहुत ही अच्छा बिजनेस अपना इस जरिए कर सकता है। सिर्फ पशुपालक एक गाय को चराने वाला उस प्रकार का नहीं,
मगर एक लुक्रेटिव बिजनेसमैन की तरह इस बिजनेस को वो कर सकता है। और ये इसको देने के लिए हमारे पास योजना भी है और उसमें हम 50% तक की सब्सिडी भी देने का प्रावधान भारत सरकार ने किया है। एक और अब अहम मसले पर आते हैं, चूंकि किसान आंदोलन एक लंबे वक्त से चला इस देश में, 1 साल बाद किसान आंदोलन ख़त्म हुआ, लेकिन इस दौरान एक चर्चा लगातार होती रही। सरकार की ओर से ये तर्क दिया जाता रहा कि इस देश में 80% छोटे किसान हैं, उनकी स्थिति बहुत ख़राब है, और जो कृषि सुधार जिनकी बात हो रही थी और जिसके लिए कृषि कानून लाए गए थे, उससे सीधा फ़ायदा उन छोटे किसानों को होगा। 20% जो बड़े किसान हैं, आप कह रहे थे कि इस आंदोलन में उन्हीं का ज़्यादा योगदान है। उन छोटे किसानों तक पशुपालन, मत्स्य पालन, इसमें आगे आने के लिए, इसमें रोज़गार शुरू करने के लिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए आखिर कैसे बंदोबस्त किए जाएं ताकि जो पीछे छूट गए हैं किसान, और ख़ास तौर से पिछड़े राज्यों में, यूपी बिहार जैसे राज्यों में, राजस्थान मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में, जहां पर किसान आत्महत्या करते हैं हर साल, आखिर छोटे किसानों को आपके मंत्रालय की ओर से कैसे फ़ायदा पहुंचाए जाने की योजना है? ये आपने बहुत ही एक अहम सवाल मेरे सामने रखा है कि छोटे किसान और छोटी जोत वाले किसान, ये अपने किसानों की अहम समस्या यही है। अब छोटी जोत ये अगर समस्या है तो बड़ी जोत उनका समाधान है, मगर बड़ी जोत नहीं हो सकती। आपके पास 2 एकड़ जमीन है तो ऐसी कोई विधा नहीं है कि इसको हम 100 एकड़ बना दे, मगर इसकी एक विधा भारत सरकार ने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी दीर्घ दृष्टि से निकाली है, और वो है FPO। इसमें ये प्रावधान किया गया है कि 200 किसान एक साथ अपना ग्रुप बना ले, तो उस ग्रुप को फॉर्मेशन करने के लिए, उनको सलाह देने के लिए, उसको आगे कार्यक्रम बढ़ाने के लिए भारत सरकार सब्सिडी का भी प्रावधान कर दिया है, और उसमें सारे एक्सपर्ट को भी इनके साथ जोड़ने की व्यवस्था FPO में रखी गई है। इससे क्या होगा कि 200 किसान अगर इकट्ठे हो गए, 2 एकड़ वाले हैं, तो उनका लैंड रिकॉर्ड हो गया 400 एकड़ का, और 400 एकड़ के किसान अगर इकट्ठा मिलके एग्रीकल्चर करने का सोचना शुरू करेंगे तो बार्गेनिंग कैपेसिटी अपने आप बढ़ जाएगी। सबके लिए बीज खरीदने वाला कोई एक्सपर्ट मिल जाएगा, सबके लिए कौन सी पेस्टिसाइड यूज करनी है तो वो पेस्टिसाइड वाला एक FPO को उधार देने के लिए भी रेडी हो जाएगा, और 400 का ग्रुप हो जाएगा तो उसकी होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। और ये एक बहुत ही ऐसा एक सॉल्यूशन है, अगर FPO संचालित होकर एस्टैब्लिश हो जाता है तो छोटे किसान की समस्या का भी समाधान हो जाएगा, और अपना किसान अपनी खेती को वायबल बनाने के लिए इनसे अच्छा सॉल्यूशन और कोई नहीं हो सकता है। इनके चलते किसान अपनी खेती को अपने हिसाब से कर पाएगा, और फिर ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मसला था उसमें भी यही प्रावधान था ना कि किसान अपनी प्राइस पहले तय कर सकता था। सबसे बड़ी समस्या दूसरी प्राइस की थी, तो वो उसमें ये सॉल्यूशन था कि वो अपनी प्राइस पहले तय कर सकता था। अभी किसानों को इस FPO में प्रेरित कर और खेती के साथ साथ एलाइड सेक्टर में, खेती के साथ पशुपालन जहां भी अच्छा चलता है वहां के किसानों की स्थिति आज भी अच्छी है। इसलिए हम पूरे देश में किसानों को सिर्फ खेती पर ही नहीं, धान गन्ने पर ही नहीं, उनके साथ आप गाय को भी रखे, भैंस को भी रखे, जिस प्रदेश में जिन पशुपालन की आवश्यकता है और वहां के स्थानीय स्तर पर जो पशु उपलब्ध है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के माध्यम से उन देशी नस्लों को बढ़ावा देने का काम भी हमारे विभाग की ओर से इनके साथ जोड़ने का हमारा प्रयास चल रहा है। एक और अहम सवाल कि इस देश ने कृषि क्षेत्र में कई क्रांतियां देखी हैं। हरित क्रांति हमने देखी है, दुग्ध क्रांति, श्वेत क्रांति हमने देखी है। अब फिर से एक बार ये मांग हो रही है कि MSP क्यों नहीं किसानों को दी जाए। किसान आंदोलन वापस हो गया, फिर से आप किसानों का विश्वास अपने ऊपर जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बातचीत लगातार आगे बढ़ेगी कमेटी के जरिए भी कि MSP होनी चाहिए या नहीं। क्या आपको लगता है कि फिर से एक बार कृषि क्षेत्र में एक क्रांति आए, उसके लिए MSP का योगदान है? क्योंकि कहा जाता है कि दुग्ध सेक्टर में, दुग्ध क्षेत्र में एक ऐसी व्यवस्था बना ली गई है कि एक निश्चित मूल्य से नीचे ना जा सके, और इसका फायदा दुग्ध उत्पादन करने वाले लोगों को मिलता है। क्या ऐसी ही व्यवस्था होनी चाहिए खेती में भी? मैं तो आपसे, आपके माध्यम से आपके दर्शकों के बीच में भारत सरकार के मंत्री के नाते बहुत जिम्मेवारी पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए,
ये जो आपका सवाल है, इनका सीधा जवाब है कि ऐसी व्यवस्था हो गई है और इसी के चलते ही किसान अब एमएसपी की मांग पे आए हैं। एमएसपी को मैं आपके दर्शकों के बीच में शेयर करना चाहूँगी कि एमएसपी आया कहाँ से। एमएसपी की सिफारिश डॉक्टर स्वामीनाथन जी ने कमीशन के चेयर होने के नाते पहली बार भारत सरकार को दी थी। उसका यही कहना था कि किसानों की लागत के ऊपर 50% का मुनाफा देकर एमएसपी तय करनी चाहिए। एमएसपी की प्रक्रिया तो पहले से ही सरकारों में चल रही थी, मगर वो अपने हिसाब से तय करते थे। स्वामीनाथन जी ने ये जब कह दिया, तब से किसान ये डिमांड करने लगे थे कि स्वामीनाथन जी की सिफारिश को मान लिया जाए। आज हमको कानून बनाने की हिदायत देने वाले लोग जब शासन में थे, मैं इस मंच का पॉलिटिकल उपयोग करना चाहता ही नहीं था, मगर उस समय स्वामीनाथन जी ने सिफारिश इनकी सरकार को दी थी। उस समय इस सिफारिश को स्वीकारा नहीं गया, मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता हूं, मगर मैं मेरी सरकार की ओर से हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस सिफारिश को मंजूर किया और 50% का मुनाफा देते हुए एमएसपी तय करने का नीतिगत निर्णय ले लिया। अब राज्य सरकारों के साथ मिलकर, राज्य सरकारों की आवश्यकता के अनुसार, किसानों की मांग के अनुसार राज्य की सरकारें दरखास्त करती हैं और भारत सरकार ने आज तक जितनी भी दरखास्तें राज्य सरकार की ओर से आई है उनको तुरंत मंजूरी देने का काम कृषि विभाग ने किया है। इसके लिए मैं कृषि विभाग को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, और चूंकि राजनीति की बात अपने आप छिड़ गई है और जाहिर बात है कि उससे बचा भी नहीं जा सकता। कृषि कानूनों को वापस लिया गया और ये माना जा रहा है कि इससे आने वाले चुनावों में जो किसानों में सरकार को लेकर विश्वास होना चाहिए वो और जगेगा, लेकिन फिर भी विपक्ष जिसकी बात आप कर रहे हैं वो इस मुद्दे को और इससे जुड़े हुए तमाम मसलों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि किसान आंदोलन खत्म हो गया कई सवालों के साथ। विपक्ष अगर बार बार लखीमपुर खीरी की बात कर रहा है तो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में आपको और मजबूती से जनता को जवाब देना होगा? जनता सारा कार्यक्रम देख रही है, रूलिंग पार्टी क्या कर रही है, प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, विपक्ष क्या कर रहा है, ये सारा आज सभी लोगों के सामने है। हम संसद में खड़े होकर आपके सवाल का जवाब देने के लिए उठ जाते हैं तो वही सवाल पे हंगामा करके हमको जवाब नहीं दिया जाता, देने की सुविधा नहीं देते हैं। वहाँ पूछते नहीं हैं, पूछने का प्रयास नहीं करते हैं। जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है कि यहाँ आप हमको खड़ा रख के हमको पूछ सकते हो कि क्या किया, कितना किया, कहाँ किया, इसका जवाब मुझे उधर खड़े होकर देना पड़ता है। वहाँ पूछते नहीं हैं और बाहर जाके हंगामा कर रहे हैं। वो देश की जनता देख रही है। देश की जनता को नरेंद्र भाई मोदी में पूरा भरोसा है, मान के चलिए। वो चुनाव की बात चुनाव के मैदान में हम कर लेंगे। तो इसी नोट के साथ कि देश की जनता सब देख रही है और जनता ही आखिरी फैसला करती है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी पुरुषोत्तम जी, हमसे बातचीत करने के लिए, मंच का हिस्सा बनने के लिए। और इसी उम्मीद के साथ हमें सत्रकांत कर रहे हैं कि गांव की स्थिति और सुधरेगी और जो वादे किए जा रहे हैं निरंतर पूरे होते रहेंगे और किसानों की खुशहाली एक लंबे वक्त से जो देश कामना कर रहा है वो पूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया आपका पुरुषोत्तम जी, हमसे बातचीत करने। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.